डीएनए मित्रों, पिछले 48 घंटे से देश में एक शब्द ट्रेंड कर रहा है। वो शब्द है लॉकडाउन। 6 साल बाद अचानक फिर लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले तेल बचाने की अपील की। उसके बाद यह अफवाह तेजी से फैलाई जा रही है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। सोशल मीडिया पर एक खास तबका है जो 140 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के नाम से डराने का काम कर रहा है। वो ये बताने में जुटा है कि देश संकट में घिर चुका है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इस वक्त हम कहां हैं, एक देश के तौर पर हमारी स्थिति क्या है, संकट कहां है और कहां नहीं है, ये सब आज आपको जानना चाहिए। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज के डीएनए संस्करण को आप बहुत ध्यान से देखिए और जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस संस्करण का लिंक आप सेव कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप समझ सकें कि देश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, संकट और आपके बीच अभी कितनी दूरी है और इस समय देश को आपसे क्या चाहिए। मित्रों, ईरान वॉर के कारण दुनिया में तेल संकट बढ़ चुका है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन में रुकावट के कारण भारत भी इससे प्रभावित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत संकट से घिर चुका है। इसका मतलब ये भी नहीं कि संकट आएगा ही नहीं। मित्रों, लॉकडाउन वाली अफवाह को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आशंका है, उसका हर तर्क संगत जवाब आज के डीएनए में आपको मिलेगा। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि संकट से बचने के लिए, तेल बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संकट के समय संयम और सोच समझकर खर्च करने की आदत ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बनती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 72 घंटे पहले यही अपील की थी। उन्होंने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, तेल का सोच समझकर इस्तेमाल करने, विदेश यात्रा नहीं करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ बताया कि अपील का उद्देश्य सप्लाई चेन के संकट से पैदा हुए तेल संकट से बचाव और विदेशी मुद्रा बचाना है। पीएम मोदी ने सिर्फ अपील नहीं की, पहल भी की। पीएम मोदी के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटा दी गई। एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखते हुए गाड़ियों की संख्या में कमी कर दी गई। एक वीडियो में पीएम के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखाई दी। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या घटकर आधी रह गई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले गृह मंत्री के काफिले में 12 से ज्यादा गाड़ियां होती थी, अब गाड़ियों की संख्या घटकर सिर्फ 5 रह गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज 5 गाड़ियों के काफिले के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जबलपुर के सांसद आशीष दुबे साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल साइकिल से कोर्ट पहुंचे। अपने सरकारी घर से हाईकोर्ट तक वो साइकिल चला कर गए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो से दफ्तर पहुंचे। समझिए, पीएम की अपील का असर पूरे देश में दिखने लगा है। नेता, जज और दूसरे जाने माने लोग सभी तेल बचाने की पहल कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर शब्द का अपना अपना अर्थ निकालने वाले लोग भी होते हैं। तो मित्रों, कुछ लोगों ने तो दूरदर्शिता दिखाते हुए तेल बचाने का संकल्प लिया, लेकिन अफवाह तंत्र को इस अपील में लॉकडाउन वाला संकट दिखने लगा। एक शब्द मितव्ययिता को लेकर अफवाह तंत्र सक्रिय हो गया। आज इस पर पीएमओ ने अपनी बात भी रखी। पीएमओ ने कहा है कि पीएम ने ईंधन की बचत और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। सरकार अपने खर्च में कोई कटौती नहीं कर रही है, ना ही सब्सिडी और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती होगी। पीएम की अपील कम खर्च करने को लेकर नहीं है। फिर से समझिएगा, प्रधानमंत्री ने कटौती करने की बात नहीं की है, खर्च कम करने को लेकर नहीं कहा है। अपील ईंधन का समझदारी भरा इस्तेमाल, इंपोर्ट की गई वस्तुओं पर अनावश्यक निर्भरता और विदेशी मुद्रा को बुद्धिमानी से खर्च करने को लेकर की गई। समझिए, ये जो खर्च करने वाली जो शब्द होता है ना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, इसी को लेकर के अफवाह तंत्र ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार खर्चे में कटौती करेगी और देश में 2020 जैसा लॉकडाउन भी लगा सकती है। संगठित तौर पर आम लोगों के दिमाग में यह भरा जा रहा है कि अब किसी भी दिन लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। आम लोगों के मन में जबरन लॉकडाउन के संकट वाली भावना भरी जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है। पहले सुनिए कैसे लाखों करोड़ों लोगों तक लॉकडाउन की अफवाह को संक्रमण की तरह पहुंचाया जा रहा है।
इकोनॉमी ट्रबल में है, हमारे फ्यूल रिजर्व्स ट्रबल में, तो उससे लॉकडाउन लगने की आगे जाके संभावना बढ़ जा रही है। जो रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कि मतलब पेट्रोल कम यूज करो, खाने का तेल कम यूज करो, तो उस तरह से लग सकता है कि लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन की जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वैसा ही सच में हो गया तो इस देश में शायद कोविड में बहुत चीज़ें संभली गई, इस बार वो संभलने के बहुत बाहर चले जाएगा और कंट्रोल में नहीं रहेगा। हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं, लॉकडाउन के जैसे ही दिख रहे हैं, पहले जैसे हालात थे लॉकडाउन में सेम वही हालात बताए जा रहे हैं, तो इसको तो यही मानेंगे ना, लॉकडाउन लगने वाला ही है। माहौल जैसा सब पता चल रहा है ना कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल लेने तो लाइन लगती और सोना वगैरह खरीदने के लिए, इस वजह से ऐसा चांस लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे लगेगा। लग सकता है लॉकडाउन, उम्मीदें ऐसे कुछ दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लग सकता है, जैसे डीजल पेट्रोल की खपत कम मिल रही हो उसके कारण से लग सकता है। जिस प्रकार से हालत है अब इंडिया की ऑयल की, तो हो सकता अभी ना लगे, लेकिन हो सकता है अगर जैसी व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा जाए तो हो सकता है आगे चल के लॉकडाउन लग जाए। मित्रों, प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि झूठ और अफवाहें अक्सर उन लोगों के हथियार बन जाती हैं जो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। सामान्य तर्क शक्ति से भी समझें तो लॉकडाउन वाली अफवाह मुनाफाखोरों और बिचौलियों के स्वार्थ से प्रेरित है। हर अफवाह के पीछे बिचौलियों का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का स्वार्थ होता है। इसीलिए आज हमने तथ्यों की पड़ताल की, डीएनए शोधशाला में रिसर्च की, विशेषज्ञों से चर्चा की और आपके लिए सच तलाश कर लाए हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो हम पूरी जिम्मेदारी और शोध के बाद कह रहे हैं वो ये कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। फिर से सुन लीजिए, देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। हम एक बार फिर साफ साफ बता रहे हैं कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आने वाले समय में क्या हो सकता है, कैसे हालात बन सकते हैं, हम ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए देश में लॉकडाउन क्यों नहीं लगेगा। मित्रों, 6 साल पहले 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था। तब लॉकडाउन लगाना जरूरी था क्योंकि संक्रमण का खतरा था। बचाव के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय जरूरी थे। आज हालात वैसे नहीं हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए ये समझते हैं कि 2020 और आज के हालात में क्या फर्क है। कोरोना संक्रमण वाली जानलेवा बीमारी थी, महामारी थी। तब खतरा एक बीमारी का था, आज खतरा बीमारी का नहीं है। संकट सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से तेल की आपूर्ति में व्यवधान होने का, और यह भी अभी खतरा है, हुआ नहीं है। 2020 में कोरोना के समय हालात को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आज काफी हद तक हम हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आने वाले संकट का समाधान खुद आप बन सकते हैं। समझदारी दिखाकर तेल का सही उपयोग कर हम आज के संकट को कैसे टाल सकते हैं, यह भी आज हम आपको डीएनए की शोधशाला में तैयार आंकड़ों के आधार पर बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि कोरोना से आज के हालात कितने अलग हैं। मित्रों, कोरोना अपनी तरीके का पहला और अलग संकट था। उसे समझने और उससे निपटने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने में समय लगा, वैक्सीन बनाने में समय लगा। लेकिन अभी जो संकट है वो पहली बार नहीं आया। इस संकट से हम पहले भी निपट चुके हैं, इसका अनुभव हमें है, इसलिए इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी, इसलिए रोजगार का संकट खड़ा हुआ, आम लोगों को आर्थिक परेशानी भी हुई। लेकिन आज अर्थव्यवस्था मजबूत है। जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से 7% तक रहने की उम्मीद है। ईरान संकट के कारण दुनिया के बड़े देशों की ग्रोथ रेट गिर रही है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है। यानी आर्थिक मोर्चे पर कोई संकट नहीं है, रोजगार का संकट नहीं होने वाला है। कोरोना के समय जान बचाने के लिए, जनहानि रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था, लेकिन आज हालात बिल्कुल वैसे नहीं है। जनहानि का कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं इस बार लॉकडाउन नहीं लगेगा। और वैसे तो लॉकडाउन शब्द का कहीं इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। आज हम लॉकडाउन शब्द आपके बीच इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पिछले 48 घंटे से कुछ एजेंडा चलाने वाले लोग इस शब्द को आम आदमी के दिमाग में डालने में लगे हैं कि देखिए हालात ऐसे हो सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अब आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। मित्रों, समझिए लॉकडाउन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आज जानलेवा बीमारी और संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन हम जो बात आपसे कह रहे हैं कि स्थितियां कुछ हैं जो विपरीत हैं, और उसमें से 2 स्थितियां खास तौर से। पहली है तेल की सप्लाई चेन में व्यवधान का संकट, दूसरा है मौजूदा वैश्विक हालात में विदेशी मुद्रा को बचाने की जो स्थिति है उसको बनाना। विदेशी मुद्रा बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं हुए
तो तेल को लेकर परेशानी हो सकती है। आज ही केरलम में पेट्रोल पंपों पर तेल की बिक्री को लेकर नए नियम बनाए गए। केरलम में अब एक बार में एक व्यक्ति को अधिकतम 5,000 रुपए तक का पेट्रोल ही मिलेगा। एक ग्राहक को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। केरलम में करीब 2,500 पेट्रोल पंप हैं। गर्मी बढ़ने के कारण तेल की डिमांड बढ़ी है, लेकिन जैसा कि हमने बताया, ईरान वॉर के कारण सप्लाई चेन में बाधा है। सबको तेल मिले, इसलिए केरल सरकार ने नई पाबंदियां लगाई। डीएनए मित्रों, सरल शब्दों में अब समझिए, आप हम सभी घर में कैद नहीं होंगे, नौकरियां नहीं जाएंगी, कमाई कम नहीं होगी, सैलरी का संकट भी नहीं होगा, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी। हां, एक संकट हो सकता है, वो है महंगाई का संकट। ईरान युद्ध अगर लंबा चला तो महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि वॉर के कारण कच्चा तेल महंगा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कोई तेल का कुआं नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है। कच्चे तेल की महंगाई हम सभी पर आने वाले समय में असर डाल सकती है, लेकिन महंगाई वाले मोर्चे पर भी हालात फिलहाल कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। मित्रों, अप्रैल 2026 में महंगाई दर 3.48% रही। यह आंकड़ा इसी महीने आया है। संकट से भरे वैश्विक हालात में यह आंकड़ा राहत देने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई दर को 4% से कम रखने का लक्ष्य रखा है। अभी महंगाई 4% से कम ही है। अब सोचिए, क्रूड ऑयल करीब 50% महंगा हो चुका है। सप्लाई चेन का संकट सुलझा नहीं है। सारी स्थितियां विपरीत हैं, फिर भी हम फिलहाल संकट से बचे हुए हैं। महंगाई कंट्रोल में है और यह अच्छी बात है, लेकिन आगे भी हम इसी तरह संकट से बचे रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम और आप सावधान हो जाएं। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कठिन समय में हमें सिखाता है कठिन समय कि आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना ही समझदारी है। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर, हमें यही समझदारी दिखानी है। अपनी जरूरत और इच्छाओं में अंतर को पहचानना है। हमें खुद को कंट्रोल करना है। दुनिया के कई देश संकट में हैं। 24 घंटे पहले हमने आपको बताया था कि संकट में फंसे देशों ने कैसे कड़े फैसले लिए हैं। हमारे यहां ऐसा कोई संकट नहीं है। आज अगर हम सावधान रहे, विवेकपूर्ण तरीके से फैसले करें, तो संकट से बच सकते हैं, मुश्किलों को अपने से दूर कर सकते हैं। हमें करना क्या है, पहले यह समझ लेते हैं। कोई बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ 2 साधारण काम करने हैं। पहला यह कि तेल की सोच समझकर उसका उचित उपयोग करना है, क्योंकि अगर हम तेल का दुरुपयोग करेंगे तो संकट में फंसेंगे। दूसरा यह करना है कि हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, क्योंकि वैश्विक संकट में खतरे से बचाव के लिए विदेशी मुद्रा ही सबसे असरदार कवच है। ये 2 उपाय ऐसे नहीं है कि जिसके लिए हमें बहुत भारी मेहनत करनी होगी या कुछ कठिन उपाय करने होंगे। बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी पहल करनी होगी। अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा। हम विस्तार से बताएंगे कि संकट से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, लेकिन पहले अफवाह तंत्र के एक और झूठ से आपको सावधान कर देते हैं। डीएनए मित्रों, अफवाहबाज ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, घर में अनाज भर लीजिए। आम लोगों के मन में यह बात डाली जा रही है कि अनाज का संकट होने वाला है। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अफवाह के बहाने ये लोग मोटा मुनाफा बनाना चाहते हैं। मित्रों, हम पहले बता चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला। अब यह भी समझिए कि देश में अनाज की कहीं कोई किल्लत नहीं है। मित्रों, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने 1 अप्रैल 2026 को आंकड़ा जारी कर बताया है कि उसके गोदाम में कितना अनाज है। बहुत ध्यान से देखिएगा और चाहें तो इन आंकड़ों को नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब कोई अनाज की किल्लत वाली अफवाह फैलाए तो आप इन आंकड़ों के जरिए उसकी झूठ की वैचारिक मरम्मत कर सकते हैं। देश के पास इतना अनाज है कि अगर एक दाना भी नहीं उगे तब भी देश के हर नागरिक को 8 से 10 महीने भरपेट भोजन मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 362 मीट्रिक टन तक जा सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। मित्रों, समझिए, देश में अनाज का संकट नहीं है, क्योंकि अनाज की उपज हमारे खेतों में होती है। सावधानी सिर्फ तेल और गैस को लेकर बरतनी है। अगर हमने तेल और गैस के उपयोग को सूझबूझ के साथ कंट्रोल कर लिया तो समझिए हमने संकट को कंट्रोल कर लिया। इससे भी बड़ा संकट सिर्फ कच्चे तेल का है, क्योंकि गैस का विकल्प तो हमारे पास है। हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देते हैं। एलपीजी की जगह हम इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एलपीजी के मुकाबले बचत कराने वाला और सहज विकल्प भी है। एक परिवार जो 1 महीने में एलपीजी का 1 सिलेंडर इस्तेमाल करता है, वो अपनी जरूरत करीब 80 यूनिट बिजली खर्च कर इंडक्शन के जरिए पूरी कर सकता है।
समझिए अगर बिजली 8 रुपए प्रति यूनिट भी हुई तो महीने का खर्च 640 रुपए आएगा। यह एलपीजी सिलेंडर से करीब 30% सस्ता है। देश में 99.5% घरों तक बिजली की पहुंच है। शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 घंटे और ग्रामीण इलाकों में औसतन 22 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। इसीलिए इंडक्शन के इस्तेमाल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम आपको ये सिर्फ विकल्प बता रहे हैं। ये तब की स्थितियां हैं अगर देश में गैस का संकट हुआ, अगर हालात ऐसे बने तब की स्थिति हम आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, इंडक्शन चूल्हा भी 2 से 3 हजार रुपए तक मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो एलपीजी की किल्लत का विकल्प इंडक्शन के तौर पर है। असल परेशानी तेल को लेकर है। तेल को लेकर हमें समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर हम भविष्य में दौड़ना है हमें, तो आज तेल की बचत करनी ही होगी। इससे हमारा भविष्य बचेगा भी और मजबूत भी बनेगा। डीएनए मित्रों, कहा जाता है कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, यानी छोटे छोटे प्रयास या थोड़ी थोड़ी बचत मिलकर एक दिन बड़ा परिणाम लेकर आते हैं। तेल संकट के मामले में भी इन छोटे प्रयासों से शुरुआत की जा सकती है। ये छोटे प्रयास क्यों जरूरी हैं, ये समझने के लिए आज आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। भारत दुनिया में तेल खपत के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा तेल की खपत भारत में होती है। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश की कुल वार्षिक ईंधन खपत लगभग 175 अरब लीटर है। इसमें पेट्रोल 58 अरब लीटर है, जबकि डीजल 117 अरब लीटर है। डीएनए मित्रों, भारत में कुल गाड़ियों की संख्या, कुल पेट्रोल पंप, सड़कों की स्थिति, ट्रैफिक जाम और अलग अलग रिसर्च स्टडीज के आधार पर हमने आज डीएनए शोधशाला में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार किए। साल भर में, अब इन सब डेटा जो हम आपको दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें इन्हें नोट भी कर सकते हैं। साल भर में हम लगभग 35 अरब लीटर तेल की बर्बादी करते हैं। 35 अरब लीटर तेल की बर्बादी, यानी कुल वार्षिक खपत 175 अरब लीटर का लगभग 20% पेट्रोल डीजल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसका यह मतलब है कि एक साल में लगभग 73 दिन का तेल बर्बाद होता है। सोचिए, भारत हर साल जितना तेल बर्बाद करता है उससे श्रीलंका 6 साल, बांग्लादेश 2.5 साल और पाकिस्तान पूरे 16 महीने तक दौड़ सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बर्बादी है। जो ईंधन हमारे पास है ही नहीं, जिसे हम पैसा देकर खरीदते हैं, पैसा देकर के खरीदते हैं हम उसे, और उसी को हम बर्बाद कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र जहां 60% गाड़ियां हैं, वहां 25% ईंधन बर्बाद होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 12% ईंधन की बर्बादी होती है। इस 35 अरब लीटर तेल से गाड़ी नहीं चलती है, बल्कि यूं ही सड़क पर खड़े खड़े आपका पेट्रोल डीजल बर्बाद हो जाता है। इस 35 अरब लीटर तेल की कुल कीमत 3,32,000 करोड़ रुपए है। सोचिए, 3,32,000 करोड़ रुपए का तेल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। यानी ट्रैफिक जाम, सड़कों पर गड्ढे, बेतरतीब पार्किंग, ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रखने और पेट्रोल पंप पर होने वाली बर्बादी की कीमत 3,32,000 करोड़ रुपए है। अगर आप अपनी गाड़ी में 10 लीटर तेल भरवाते हैं तो उसमें से 2 लीटर तेल इसी तरह बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत साल में 224 लीटर के करीब है। इसमें से लगभग 44 लीटर तेल बर्बाद हो जाता है। मित्रों, ये सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी नहीं है, ये देश के पैसे की भी खरीदने पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। मित्रों, तेल की ये बर्बादी कैसे होती है, इसे समझने के लिए आपको कुछ और आंकड़े भी ध्यान से देखने चाहिए। एशिया के टॉप 10 सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में से 6 भारत में है। भारत दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला देश है। वहीं एशिया में फिलीपींस के बाद दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला देश है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के मुताबिक बेंगलुरु का ट्रैफिक सबसे खराब है। यहां गाड़ियों की औसत रफ्तार करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई भी ट्रैफिक कंजेशन के मामले में लगभग एक ही स्थिति में है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक व्यस्त समय में यात्रा करने वाले बेंगलुरु के लोग, अब इसे भी ध्यान से सुनिएगा, व्यस्त समय में यात्रा करने वाले बेंगलुरु के लोग साल में 168 घंटे ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद करते हैं। पुणे के लोग 152 घंटे, मुंबई के लोग 126 घंटे और दिल्ली के लोग 104 घंटे ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद करते हैं।
सोचिए, बेंगलुरु के लोगों के साल में 7 दिन सिर्फ ट्रैफिक की अव्यवस्था में बीत जाते हैं, जबकि दिल्ली के लोगों के 4 दिन व्यस्त ट्रैफिक में बर्बाद हो जाते हैं। मित्रों, ये तो हुई महानगरों की बात, लेकिन छोटे शहरों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। आप देश के छोटे छोटे शहर और कस्बे चले जाइए, वहां भी ट्रैफिक जाम की स्थिति वैसी ही है। कई मामलों में तो वहां स्थिति महानगरों से भी खराब है। महानगरों में चौराहों पर रेड लाइट होती है, ट्रैफिक पुलिस तैनात होती है, लेकिन छोटे शहरों में इसकी भी कमी है। मित्रों, 2022 में आईआईटी दिल्ली की स्टडी के मुताबिक सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन से ईंधन की खपत 7 से 9% बढ़ जाती है। CSIR और CRRI के अध्ययन के अनुसार दिल्ली में रोजाना 30 लाख लीटर ईंधन, रोजाना 30 लाख लीटर ईंधन ट्रैफिक जाम में बर्बाद होता है। यानी सिर्फ एक दिन में दिल्ली वालों का 10 करोड़ का नुकसान। मित्रों, जाम में रेंगती गाड़ियां सिर्फ ईंधन ही नहीं जलाती हैं, बल्कि देश के लोगों का कीमती समय, विदेशी मुद्रा और आर्थिक तरक्की को भी धुएं में उड़ा देती हैं। भारत के शहरों में गाड़ियां अपने यात्रा समय का 24% हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति पर बिताती है। यह लगभग रुके रहने के बराबर है, लेकिन इस दौरान गाड़ी का इंजन चलता रहता है। भारत भले ही 5G इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गया हो, लेकिन शहरों में गाड़ी चलाते समय आपका 1/4 समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कम में बीतता है। काफी जाम लगता है, पर डे जाम लगता है, बुरा हाल। कितना ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं? या कम से कम 10 मिनट के रास्ते के लिए आधा घंटा लगता है। पेट्रोल तो बेस्ट होती है, आदमी जाम में खड़ा होगा तो पेट्रोल तो बेस्ट होना ही होना। 1-1.5 घंटा लग जाता है सर, दिल्ली जाम में फंस जाते हैं। पेट्रोल वेस्ट हो जाता है। 1-1.5 लीटर तो पेट्रोल डेली लग जाता है स्टार्टिंग में। एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। हाँ, डेली सर, काफी नुकसान होता है। काफी नुकसान हो रहा है सर। पहले ट्रैफिक को स्मूथ करना पड़ेगा, तेल अपना बच जाएगा। बिल्कुल, बहुत जाम रहता है। ट्रैफिक जाम में लगता है बचेगा? बिल्कुल नहीं बच पा रहा जी, बहुत ज्यादा लग रहा है शायद वो 1990 का दौर आएगा, साइकिलों से ही दोबारा हमें आना पड़ेगा। बहुत ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे, तो हमेशा ट्रैफिक। कितने घंटे फंस जाते हैं? 1-1 घंटा तो लगता है रोज। दिल्ली इतना कम्यूटर जाम है, इतनी सरकारें व्यवस्था करती है, उसके बाद भी हम लोग त्रस्त हैं जाम से। आप लोग ट्रैफिक में रोज कितनी देर फंसते हैं? सर, कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा। एक सिग्नल पे काफी ज्यादा डीजल जल जाता होगा, आपका वेस्ट होता है। जल तो जाता है, लेकिन शहर का ट्रैफिक भी तो पहले देखना चाहिए ना। मित्रों, सड़कों पर भीड़भाड़ के अलावा ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रखना भी ईंधन की बर्बादी का ही एक कारण है। 2019 में जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के सिर्फ 11 ट्रैफिक सिग्नल पर 9036 लीटर पेट्रोल डीजल और 5461 किलो CNG की बर्बादी हुई। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA के एक स्टडी में पाया गया कि दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करने से साल में 250 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। सोचिए, 250 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा सिर्फ दिल्ली का है। छोटे शहरों में कमोवेश यही स्थिति है। इंदौर में किए अध्ययन में पाया गया कि शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रतिदिन 3750 लीटर ईंधन की बर्बादी होती है, इंदौर अकेले में। मित्रों, सड़कों पर गड्ढे होना भी एक सामान्य घटना है। ये गड्ढे न केवल दुर्घटना की आशंका बढ़ाते हैं, बल्कि तेल की खपत में बढ़ोतरी करते हैं। गड्ढों की वजह से बार बार ब्रेक लगाना और गियर बदलना पड़ता है। इस प्रक्रिया में इंजन पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे सामान्य ड्राइविंग की तुलना में ज्यादा ईंधन की खपत होती है। और यहां आपको नहीं, सरकार और स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। गड्ढे भरने होंगे, ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करना होगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्ययन से पता चलता है कि खराब सड़कें ईंधन की खपत 10 से 20% तक बढ़ा देती हैं। यानी जो यात्रा 10 लीटर तेल में पूरी हो जानी चाहिए, उस पर आपको 11 या 12 लीटर तेल खर्च करना पड़ेगा। मित्रों, अवैध पार्किंग भी एक छिपा हुआ ईंधन चोर है। जब लोग नो पार्किंग जोन, मुख्य सड़कों या बाजारों में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो इसका सीधा असर सड़क की क्षमता और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के माइलेज पर पड़ता है। ईंधन की बर्बादी का एक और कारण गाड़ी में तेल भरवाते समय होने वाली बर्बादी है। भारत में, अब इस डेटा को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत में हर दिन करोड़ों गाड़ियों में पेट्रोल डीजल फिल करवाया जाता है। हर बार तेल भरवाते समय टैंक से नोजल बाहर निकालते वक्त तेल की बूंदें गिरती हैं, इसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपने भी शायद देखा होगा, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन हर बार नोजल से 2 से 5 मिलीलीटर तेल बर्बाद होता है।
और यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए आज हम आपसे तेल बचाओ अभियान में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें कैसे आपको नुकसान पहुंचाती हैं, वो हम आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप लेके आए हैं। दरअसल पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि लोग जब पेट्रोल पंप से वो नली बाहर निकाली जाती है तो उसमें से 2-3 बूंदें गिर जाती हैं, लेकिन वही बहुत बड़ा असर डालती है। ये जैसे पेट्रोल डलवाया, उसके बाद तो आराम से निकाला जिससे पेट्रोल की बूंदें नहीं गिरे, क्योंकि एक गाड़ी से भी अगर 3 बूंदें गिरे तो पूरे देश में सोचिए कितने लाखों करोड़ों गाड़ियाँ हैं, तो हमारा तो बचत तो होगा। वो सोचेगा कि पूरा बूंद में उसके अंदर ही गिरने दूं, बाद में निकालूं, तो पीछे वाले बुमा बुम कर देंगे। हमको थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी, कस्टमर भी आता है बहुत जल्दी करो, मुझे निकलना है, जल्दी कर दो। दूसरा, मित्रों, भारत में लगभग 1 लाख पेट्रोल पंप हैं। मान लीजिए अगर एक पंप पर 300 गाड़ियां ईंधन भरवाती हैं तो एक दिन में पूरे देश में 3 करोड़ गाड़ियों में तेल भरवाया जाता है। 3 मिलीलीटर तेल की बर्बादी भी मान लें तो एक दिन में 90,000 लीटर तेल की बर्बादी है, यानी सालाना 3 करोड़ 30 लाख लीटर तेल की बर्बादी सिर्फ नोजल से हो जाती है। आप समझ रहे हैं? वो नोजल जो कि गाड़ी से डालते वक्त गाड़ी में या फिर निकालते वक्त वो जो तेल की बूंदें गिर रही होती हैं, जिसे हम देखते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते हैं, उससे इतना बड़ा नुकसान है। अब आप अलग अलग कारणों से तेल की बर्बादी समझ लीजिए। ट्रैफिक जाम की वजह से 14 से 20 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है। खराब सड़कों और गड्ढों की वजह से 8 से 12 अरब लीटर तेल की बर्बादी का अनुमान है। ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रहने से 2 से 3 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है। अवैध पार्किंग की वजह से 50 करोड़ से लेकर 1 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है, जबकि पेट्रोल पंप पर नोजल से टपकने वाले तेल के कारण 3 से 5 करोड़ लीटर तेल की बर्बादी का अनुमान है। मित्रों, इस तरह साल भर में करीब 35 अरब लीटर तेल बर्बाद हो जाता है। दिल्ली की कीमत के हिसाब से पैसों में यह बर्बादी 3,32,000 करोड़ रुपए की है। मित्रों, इसका हम आधा भी बचा लें तो बड़ी बचत होगी। अगर 17.5 अरब लीटर तेल बर्बाद होने से बच जाए तो साल भर में 1,66,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस पैसे से क्या किया जा सकता है, यह भी आपको जानना चाहिए। मित्रों, तेल पर होने वाली बर्बादी के आधे पैसे से 23 IIT और 20 IIM की शुरुआत की जा सकती है। सौर ऊर्जा की क्षमता 50 गीगावाट बढ़ाई जा सकती है। भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का है, यानी 10% की फंडिंग इस पैसे में हो सकती है। तेल की आधी बर्बादी रोककर 5,000 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हो सकता है। 30,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जा सकता है। 10 करोड़ परिवारों को 1 साल का स्वास्थ्य बीमा दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी तेल बचत से आने वाला संकट काफी हद तक टल जाएगा। मित्रों, ईंधन की हर बर्बादी रोकना शायद बेहद मुश्किल हो, लेकिन छोटे छोटे उपायों से 50% बर्बादी रोकने का लक्ष्य पाया जा सकता है। कुछ उपाय सरकार को भी करने हैं, लेकिन सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने में आपका भी योगदान महत्वपूर्ण है। सड़कों पर भीड़भाड़ की एक बड़ी वजह ट्रैफिक की अव्यवस्था के साथ साथ लोगों की सोच भी है। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना अपनी आदत में शुमार कर लिया। कई लोग ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। जो काम मेट्रो या बस से हो जाए उसके लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादातर समय वो अकेले ही गाड़ी में रहते हैं। लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियों में अकेले ही सफर तय करते हैं। जो कार आमतौर पर 5 लोगों के बैठने के लिए होती है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति सफर करता है। यानी जितने तेल में 5 लोग गाड़ी में जा सकते हैं, उतने में सिर्फ एक व्यक्ति यात्रा करता है। सोचिए, अगर एक साथ 5 लोग एक कार में जाएं तो सड़कों पर ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा। जहां 5 गाड़ियां दिखती हैं, वहां सिर्फ एक गाड़ी दिखेगी। ज्यादातर लोगों को कार पूलिंग के फायदे के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। अकेले ही कहीं आना जाना पसंद करते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में जिनका माइलेज बहुत ही कम होता है। ऑडी कार है और जिनके जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। मैं देख रहा हूँ आप गाड़ी में अकेले हैं। हमारी प्राइवेट जॉब है तो किसी को 6 बजे निकलना होता है, किसी को 7 बजे, जो इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से हम कारपूल नहीं कर पाते। ये आप अकेले गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं? कारपूलिंग नहीं हो सकती थी क्या? एक्चुअली मुझे यही बाजू में जाना था। आप अकेले घूम रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। आप कारपूल भी तो कर सकते थे। एक्चुअली मेरे को इधर ही पीछे साइड में मेरा
क्लाइंट का ऑफिस है तो उनके पास कभी कभी आना जाना पड़ता है। आप अकेले गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी को पुल करना चाहिए। नहीं, अकेले जरूरत पड़ती है अकेले ही जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ। गाड़ी पुल के लिए आप लोग कभी नहीं सोचते हैं? नहीं, ऐसी क्या बात है अपनी। कार पुल आप लोग नहीं करते हैं? सर कार पुल हम बिजनेसमैन कैसे करें, हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं है, ना आने का ना जाने का। अच्छा, ये दिक्कत आती है। जी जी। आप अकेले गाड़ी चलाते हैं, कार पुल नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? पता ही नहीं मेरे को, तो मैं क्या जवाब दूँ। मित्रों, सुना अपने लोग कैसे कैसे कारण गिना रहे हैं। आज हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद कल आप भी ध्यान दीजिएगा, रास्ते में जरूर देखिएगा, कल ऑफिस जाते समय सड़क पर जाती गाड़ियों को देखिएगा। आपको ज्यादातर लोग गाड़ियों में अकेले ही सफर करते दिखाई देंगे। जिन गाड़ियों में 2 लोग दिखेंगे भी तो दूसरा व्यक्ति ड्राइवर होगा। इसी आदत को बदलना होगा। कुछ समय की बात है, एक आदमी एक कार वाली नीति बदलनी है। डीएनए मित्रों, अगर आपको तेल की बर्बादी रोकनी है, देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है, आपको अपने पैसे की बचत करनी है, तो कार पूलिंग पर गंभीरता से विचार करना ही होगा। कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 85% प्राइवेट कार सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ चलती है, यानी केवल उसमें एक व्यक्ति ही सवार होता है। अगर हर कार में औसत 3 लोग हों तो सड़कों पर गाड़ियां 65% तक कम होंगी, यानी अभी 100 गाड़ियां चलती हैं तो वो घटकर 35 रह जाएंगी। सोचिए, लोगों के इस प्रयास से देश का कितना तेल और पैसा बचेगा, और इसमें आपका ही फायदा है। कार पूलिंग को लेकर 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी एक आंकड़ा आया था। इसके मुताबिक अगर पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार पूलिंग अपनाई जाए तो सालाना लगभग 38 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। तो इससे सालाना 38 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी और 4000 करोड़ रुपए इससे बचेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर तेल की बचत और भी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ जाए। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सरकारों को भी इस बारे में गंभीरता से काम करना होगा। लेकिन जहां तक आपकी बात है तो ये उपाय आपको हमेशा के लिए नहीं करने हैं। जितने दिनों तक तेल का संकट है तभी तक इन्हें अमल में लाना है। आपकी थोड़ी सी परेशानी देश को बड़ी परेशानी से बचा सकती है और अगर देश परेशानी से बचेगा तो आप भी परेशानी से बचेंगे। डीएनए मित्रों, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन भी बढ़ाना होगा। जब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ जाएंगी तो पेट्रोल डीजल की खपत अपने आप कम हो जाएगी। भारत में हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है। 2025-26 में 24,52,000 ईवी गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा है। वहीं ईवी कार की बात करें तो 1,99,000 कार बिकी हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 84% ज्यादा है, लेकिन दुनिया के विकसित देशों की तुलना में ये अभी भी कम है। अगर नई गाड़ियों के हिसाब से देखें तो भारत में केवल 8% के आसपास नई गाड़ियां ईवी हैं, जबकि नॉर्वे में बिकने वाली 90% से ज्यादा नई गाड़ियां ईवी हैं। यूरोप में 24 से 28% तक नई गाड़ियां ईवी हैं। कुल गाड़ियों के हिसाब से भी ये संख्या कम है। भारत में कुल गाड़ियां 40 करोड़ के आसपास है, जबकि ईवी गाड़ियां सिर्फ 85 लाख के करीब है, यानी महज 2% के आसपास। मित्रों, ईवी को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। साथ ही ज्यादा दाम भी एक बड़ी दिक्कत है। इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको भी ये सोचना होगा कि लंबे समय में ईवी से ही बचत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि कार की तुलना में ईवी चलाना बहुत सस्ता है। पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट 6 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर है, जबकि ईवी की 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी 3-4 साल में ईवी की अतिरिक्त लागत वापस आ जाएगी। इसलिए ईवी को अपनाने की गति बढ़ानी होगी। ये न सिर्फ तेल का खर्च कम करेगा, बल्कि लंबे समय में आपकी जेब के लिए भी किफायतेमंद साबित होगा। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय इस वक्त और भी ज्यादा जरूरी है। डीएनए मित्रों, तेल बचाने को लेकर पीएम की अपील के बाद हमारे देश में अफवाहबाज अपने काम में लग गए हैं। वो लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, इस आड़ में मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन तेल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील दुनिया के ज्यादातर देशों में की जा रही है। आज आपको युद्ध के बाद पैदा संकट को लेकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री की अपील के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने इसी महीने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी संकट जल्द खत्म नहीं होगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि उनका देश सप्लाई की मौजूदा दिक्कत से बुरी तरह प्रभावित है। उनके मुताबिक तेल की सप्लाई कम होने का असर एनर्जी सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा।
इससे खाने पीने के सामान पर भी असर पड़ेगा, यानी लोगों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। Strait of Hormuz has been closed for more than 2 months. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 2 महीने से बंद है। इसका असर सिर्फ महंगाई पर नहीं पड़ा है, बल्कि इससे सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। एशिया में हमारा देश विशेष रूप से प्रभावित है, क्योंकि हम ऊर्जा और दूसरी महत्वपूर्ण चीजों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। The disruptions will not stop at energy. दिक्कत सिर्फ ऊर्जा तक नहीं होगी, फर्टिलाइजर, अनाज और दूसरी चीजों पर भी असर पड़ेगा। हमें कई चीजों की कमी के लिए तैयार रहना होगा। अगर हॉर्मुज खुल भी जाता है तो तुरंत सामान्य स्थिति नहीं होगी, इसलिए हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये संकट तुरंत खत्म होगा। It will not be an immediate return to normal. मित्रों, सिंगापुर एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी महज 60 लाख के करीब है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में सिंगापुर बेहद मजबूत है। उसकी गिनती अमीर देशों में होती है। सिंगापुर को एशिया का टाइगर कहा जाता है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय $1,07,000 से ज्यादा है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $2,813 है। यानी हमारे देश में एक आदमी की आमदनी जितनी है, उससे 38 गुना ज्यादा आमदनी सिंगापुर के एक व्यक्ति की है। लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री को भी अपने नागरिकों को मौजूदा स्थिति के बारे में चेतावनी देनी पड़ रही है। सोचिए, हमसे 38 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देश के पीएम कह रहे हैं कि हमारा देश संकट में है, खराब समय रहना के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने तो यह भी नहीं कहा कि हम संकट में हैं। उन्होंने केवल ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। उन्होंने कटौती नहीं बल्कि बचत की अपील की है, लेकिन इसके बावजूद अफवाहबाज झूठी जानकारियां फैलाने में लगे हुए हैं। मित्रों, तेल की बचत करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस समय अगर आपको राष्ट्रवाद दिखाना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हमारी तरफ से एक ही मंत्र है, तेल बचाना है। इसे आप अपना संकल्प भी बना सकते हैं। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकल्प है। मित्रों, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक और जरूरी कदम सोने पर खर्च कम करना है। सोने चांदी का आयात बिल कम करने के लिए सरकार ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका सोने की खरीद बिक्री पर तुरंत असर हुआ। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने का भाव 9,345 रुपए बढ़कर 1,60,977 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 22,853 रुपए बढ़कर 2,87,720 रुपए पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर तो चांदी का भाव आज 3 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। मित्रों, कल रात सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का फैसला लिया। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी जबकि 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की थी। मित्रों, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने सोने चांदी के आयात पर लगभग $84 अरब खर्च किए। रुपए के मौजूदा भाव के हिसाब से ये 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। केवल सोने की बात करें तो 5 साल में सोने के आयात पर खर्च 2 गुना हो गया है। 2021-22 में भारत ने सोने के आयात पर 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन 25-26 आते आते सोने का आयात बिल बढ़कर 6,80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। आमतौर पर भारत के आयात में सोने का हिस्सा 6 से 8% रहता है, लेकिन पिछले साल भारत के कुल आयात में सोने का हिस्सा 9% हो गया। यह पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। मित्रों, सोने का यह बढ़ता आयात 3 तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, साथ ही भारत का व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ता है। मित्रों, इसका अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने के साथ साथ रुपए में कमजोरी आती है और विदेशी कर्ज पर निर्भरता बढ़ती है। भारत में सोने का पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। सोने के बिना आमतौर पर शादियां नहीं होती। ऐसे में कुछ लोगों के लिए सोना खरीदना मजबूरी है, लेकिन पिछले कुछ समय से सोना ज्वेलरी से ज्यादा निवेश का साधन बन गया है। इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच भारत में लोगों ने 82 टन सोना सिर्फ निवेश के लिए खरीदा। इस तरह भारत में पहली बार सोने की इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी से ज्यादा रही है। मित्रों, जब सोना खरीदने से देश की दिक्कत बढ़ती हो, उस समय निवेश के हिसाब से नहीं सोचा जा सकता। वैसे भी पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस तरह सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव आया है, उसे देखते हुए सोने पर निवेश से अभी बचना चाहिए। यह देश के आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ाएगा।
सोने के भाव कंटिन्यू बढ़े पिछले 2-3 सालों में, लेकिन अब ये एक इंडिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जिस ढंग से हम देखते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहा है, करेंसी के अंदर पिछले साल हम 83 पे थे और अब 95-80 पे, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। इसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया है कि 1 साल तक अगर हम बाय नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम प्राइजेस में थोड़ा रिलीफ देखें, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में दूसरा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा सोना बाय करता है। हालांकि देखिए फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, बट टाइमिंग देश को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। डीएनए मित्रों, अब हम सनातन विरोधियों के सामने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के सरेंडर का विश्लेषण करेंगे। देश के एक हिस्से में सनातन और ब्राह्मणों के नाम पर नफरत फैलाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। डीएमके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मानो आपस में होड़ कर रहे हैं कि कौन सनातन के खिलाफ ज्यादा विष वमन करेगा और कौन ब्राह्मणों के लिए अधिक अपशब्द बोलकर समाज में विद्वेष फैलाएगा। तमिलनाडु में डीएमके के बाद अब कांग्रेस के एक नेता ने भी सनातन को खत्म करने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बाद इस पूरे मामले पर विवाद शुरू हो गया है। जाति और धर्म को लेकर बढ़ते विवादों के बीच तमिलनाडु के सीएम विजय ने कुंठा क्लब के एजेंडे के सामने पहले ही दिन सरेंडर कर दिया। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राष्ट्र की एकता नफरत से नहीं, विश्वास और सहयोग से बनती है। लेकिन जो पार्टी सरदार पटेल की विरासत की दावेदारी करती है, उसी कांग्रेस के नेता ये बात नहीं मानते। अगर मानते तो तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता JMH आसन मौलाना तमिलनाडु में सनातन के खत्म होने की बात नहीं करते। कांग्रेस नेता आसन मौलाना ने कहा कि तमिलनाडु कभी भी सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। सनातन धर्म तमिलनाडु में पहले ही खत्म हो चुका है। मित्रों, कांग्रेस के नेता ने उसी बयान को आगे बढ़ाया जो तमिलनाडु की विधानसभा में खड़े होकर डीएमके के नेता और MK स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि ने कहा। हम आपको सुनाते हैं उदयनिधि ने सीएम विजय को संबोधित करते हुए विधानसभा में क्या कहा। सनातन धर्म लोगों को बांटता है, सनातनम निश्चयम ओळिकप्पड वेंडुम, इसका समूल नाश होना चाहिए। सुना आपने, सूबे में डीएमके की सरकार चली गई, फिर भी उदयनिधि सनातन के नाश की कामना कर रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वो संवैधानिक पद पर बैठकर सनातन के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। पहले भी वो सनातन की तुलना बीमारियों से कर चुके हैं। ये अलग बात है कि माताजी, जिनका नाम दुर्गा स्टालिन है, वो खुद मूर्ति पूजक सनातनी है, मंदिर मंदिर घूमकर पूजा करती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें दुर्गा स्टालिन पूजा करती हैं और प्रसाद ग्रहण करती दिखाई दे रही हैं। सोचिए, जो दुर्गा स्टालिन मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद ले रही हैं, उन्हीं के बेटे सनातन के नाश की कामना कर रहे हैं। मित्रों, उदयनिधि के इसी पाखंड की वजह से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर उतरकर सनातनी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मित्रों, 2011 की जनगणना के मुताबिक तमिलनाडु में 87% से ज्यादा हिंदू हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा में 90% से ज्यादा सनातनी पृष्ठभूमि वाले विधायक हैं। ओबीसी, दलित और अन्य हिंदू समुदायों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। यह अलग बात है कि डीएमके द्रविड़ राजनीति करती है। द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक न्याय की नीति के नाम पर राजनीति करने वाली डीएमके के कई नेता खुद को सनातनी नहीं कहते, और वो खुद को सनातनी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें सनातन को नीचा दिखाकर वोट लेना है। आज जब इस मुद्दे पर चौतरफा विरोध शुरू हुआ तो डीएमके के एक नेता ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। डीएमके इज फॉर दिस अगेंस्ट सनातन धर्म। डीएमके सनातन के खिलाफ है। इस पार्टी की शुरुआत 1916 में जस्टिस पार्टी के रूप में हुई थी। तब से ही उन्होंने इसी रास्ते और नीति का पालन किया। इसके बाद जब डीएमके आई तब भी हम इसी नीति को आगे बढ़ाते रहे। हम कई बार चुनाव जीते, कई बार हारे भी। यह राजनीतिक मामला है, वैचारिक नहीं। सुना आपने, वैचारिक मामला नहीं, राजनीतिक मामला है। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी बरसों पहले कह गए थे कि जो किसी धर्म को नहीं मानता वो भी हिंदू ही होता है। और उदयनिधि हो या डीएमके के नेता, वो तो जन से सनातनी ही है। डीएमके के इस पाखंड को हराकर सत्ता में आए मुख्यमंत्री विजय को शपथ लिए आज चौथा दिन हुआ और 4 दिन में ही उन्हें सनातन विरोधियों के सामने सरेंडर करना पड़ा। सीएम विजय ने अपने ज्योतिष राघन पंडित पेट्रीवल को अपना विशेष कार्य अधिकारी यानी OSD नियुक्त किया था। जैसे ही एक ज्योतिषी को OSD बनाने की खबर सामने आई,
वैसे ही कुंठा क्लब में खलबली मच गई। कुंठा क्लब के तमाम एलीट क्लास के सदस्य जो एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री विजय को अपनी धर्मनिरपेक्षता का रोल मॉडल बताने में जुटे थे, वही अचानक उनके खिलाफ बोलने लगे। सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने भी इसका विरोध किया और 24 घंटे के भीतर ही नए सीएम ने मानो सरेंडर कर दिया। ज्योतिष राघवन पंडित वेट्रिबल को ओएसडी पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, आज फ्लोर टेस्ट करने के बाद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री विजय ने यह भी ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है। अगर कुछ लोग इसे अल्पसंख्यक सरकार के रूप में देखते हैं तो जी हाँ, हम स्वयं यही कह रहे हैं। यह अल्पसंख्यकों की सरकार है। यह सरकार धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होकर कार्य करेगी। जन कल्याण ही हमारी एकमात्र प्राथमिकता है। मित्रों, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों की नीति और नियत में बड़ा फर्क दिखाई देता है। फर्क यह है कि सीएम विजय ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के सामने पहले ही टेस्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु तुष्टीकरण को राजनीतिक कवच बनाकर वर्षों से चल रहे मजहबी एजेंडे और अवैध व्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। जहां एक सरकार वोट बैंक के दबाव में समझौता करती दिख रही है, वहीं शुभेंदु सरकार कानून और व्यवस्था के नाम पर सख्त कार्रवाई का संदेश दे रही है। कोलकाता में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद के बगल में बनी एक अवैध इमारत पर आज सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। कल इसी इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जांच के दौरान पता चला कि यह इमारत अवैध रूप से बनाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ। जेसीबी के लेकर यहाँ तोड़ने का काम चल रहा है। इस बिल्डिंग पे कल घटित अग्नि जिसमें दोनों का मौत हो चुका था एवं जो सामने आया जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है या कोई परमिशन नहीं था फैक्ट्री बनाने के लिए चलाने के लिए, इसके लिए कलकत्ता पुलिस और सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करके अभी डिमोलिशन का काम चल रहा है। और आज ही चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में नहीं रहेगा और जिस सबके ऊपर कार्रवाई होगा। डीएनए मित्रों, हमारे एक डीएनए मित्र हैं फागुन शाह, उन्होंने एक्स पर हमें लिखा है कि आज के डीएनए में टोटल 40 करोड़ कारें बताई गई हैं और इलेक्ट्रिक कार 85 करोड़। वो कह रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज है, मैं थोड़ा क्लैरिटी कर देता हूं। देश में कुल 40 करोड़ गाड़ियां हैं और 85 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। डीएनए में अब आज का संदेश। जीवन में जो इंसान जरूरत और चाहत में फर्क समझ लेते हैं, उनकी जिंदगी में खुशहाली खुद रास्ता ढूंढ लेती है। याद रखिए, छोटी छोटी बचत और समझदारी भरे फैसले धीरे धीरे जिंदगी को मजबूत और खुशहाल बना देते हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।